अगर आपका बिजनेस लॉ पास है तो जो नई स्कीम वाला पेपर होगा ना उसमें आपको फिर आधा पेपर देना पड़ेगा, 50 मार्क्स के लिए कंपनी लॉ का फिर पेपर देना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस लॉ पास नहीं है तो फिर जो है वो नवे सिलेबस के मुताबिक आपको देखा जाएगा। तो जो है कम से कम आपका अगर बिजनेस लॉ का पेपर पास होगा तो वो आगे आपको एडवांटेज इसलिए होगा कि आप उसमें जो अगर ये मिला रहे हैं ना दोनों पेपर, कंपनी लॉ का और बिजनेस लॉ का, मतलब मर्केंटाइल लॉ का, तो उसमें आपको फिर इनसे ये एडवांटेज होगा कि आपके जो हाफ मार्क्स इनसे ना वो आपके 50 वो कंसिडर किए जाएंगे। तो इसलिए जरा होशियारी से और समझदारी से तैयारी जो सी है उसको आपने फोकस में रखना है। ऑन हो गया क्या नहीं? तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा था कि हाउ थिंग्स आर प्रूव्ड इन दी कोर्ट्स, इसको लेकर के आपको जिनसे ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चों को ये बड़ी चीज कंफ्यूज करती है, मैंने नोट किया है अपने जनाब जितना भी पढ़ाने का मेरा तजुर्बा रहा है कि बच्चे जिनसे ना क्लास में अक्सर सवाल करते हैं, सर जो आप बता रहे हो सर ये अदालत में साबित कैसे किया जाएगा। इस चीज को लेकर के जिनसे ना बच्चों को यही कहा जाता है कि जी अदालत में चीजों को साबित करने से मुतालिक कंफ्यूज मत हो। जो भी सिनारियो आपको पूछा जाए आप उसको एक गौतम तुच्छ की तरह से मान लें और उसके मुताबिक जिनसे उसको आप सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप सवाल को ही चैलेंज कर दें, मतलब दोस्तों साबित किस तरह होएगा, मतलब दोस्तों तुम जो भी कहोगे हम मान लेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में एक दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि इंसान अदालत में चीजों को साबित कैसे किया जाता है इससे मुतालिक पूछा जाता है। मसलन different standards of proof in civil courts and criminal courts will be tested। मसलन आपको ये सवाल जरूर आएंगे कि जी ये बताइए सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अदालत में चीजों को साबित करने से मुतालिक स्टैंडर्ड क्या है। आपने पढ़ा हुआ है, पता है आपको इस बात का कि नहीं? बताओ मेरी बेटी। नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल लॉ, द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ पढ़ाया गया ना आपको। तो हाँ चैप्टर नंबर 1 में, तो उसमें मेरा बेटा बताया गया होगा आपको कि जी ये सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ के दरमियान अदालत में चीजों को साबित करने से मुतालिक एक खास टेस्ट है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन दोनों के दरमियान फर्क किया जाता है। वो बड़ी अहम बात है वो, जो कि थ्रू आउट दिस सिलेबस आपके लिए बड़े करामत होती है वो। तो वो क्या होता है, कहीं आपने पढ़ा ना बुक में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वो क्या चीज थी? कोई बताना चाहिए। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एक टर्म पढ़ी थी आपने, और उसके मुकाबले में क्रिमिनल लॉ के एतबार से हमने पढ़ा था दैट यू हैव टू प्रूव ए केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कि आपने कोई भी एक चीज साबित करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड ये है क्रिमिनल लॉ में कि हर तरह के शक व शुबे से बालातर होकर के आप ये अदालत में साबित करेंगे कि इस शख्स ने जुर्म कमिट किया है, इसके अलावा और किसी शख्स ने जुर्म कमिट नहीं किया। बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन टू दी एक्यूज, ये क्रिमिनल लॉ का स्टैंडर्ड होता है। लेकिन सिविल लॉ के स्टैंडर्ड के एतबार से बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बुनियाद के ऊपर इसको टेस्ट किया जाता है। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब ये होता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों में से जिसका केस भी ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। तो जी ये एक खास सूचना, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने आपके लिए हाईलाइट इसलिए करना मैं समझा क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये वो फ्रीक्वेंटली एरियाज हैं जिसमें कि बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। और हमारी इस रिवीजन की क्लास में हम उन खास सूचना एरियाज को ही सिर्फ कवर करेंगे जिसको लेकर के बच्चों की तैयारी जो है उसको यहाँ से अगर आगे उन्होंने बिल्ड करनी है तो बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को एक और खास बात जो है वो मैं आपको हाईलाइट जो करना चाहता हूँ, ये चीजों को अदालत में साबित करने के एतबार से, और वो ये है कि हमने अपने सिलेबस में पढ़ा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड टू होल्ड एन एग्रीमेंट एज वॉइड विल बी क्वेश्चन। ये क्या बात मैंने लिखी है यहाँ पर, इसका लिखने का क्या मतलब है कि जी अदालत में किसी भी एक शख्स की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए बच्चों एक आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड दिया गया है कि कोई भी अगर एक शख्स तुमसे एग्रीमेंट को वॉइड करना चाहता है इस रीजन की बुनियाद के ऊपर कि जी ये एग्रीमेंट उनसे जिसके साथ किया गया था उसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था,
तो उसके ज़हनी तवाज़ुन को लेकर के अदालत में साबित करने का एक मिशन आपकी किताब में, आपके सिलेबस में बच्चों एक पॉइंट दिया गया है। और उसमें कहा यह गया है कि जो एग्रीमेंट को इस पॉइंट के ऊपर चैलेंज करेगा कि ये एग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज इसमें जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, तो वही शख्स जो एग्रीमेंट को चैलेंज कर रहा है अदालत में साबित करेगा कि जी एग्रीमेंट जब हुआ था तो उस वक्त में एक पार्टी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, जो उस एग्रीमेंट को चैलेंज कर रहा है। यानी कि दो पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट होगा ना, कि दोनों में से एक पार्टी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अगर ऐसा अलेज किया जा रहा है तो जो अलेज कर रहा है वही अदालत में साबित करेगा कि ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में सारी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपके सामने मैंने हेडिंग रखी है। और वो क्या है कि अदालत में चीजें साबित कैसे की जाती हैं, ये टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन इसके बावजूद आपके सिलेबस में दो तीन एरियाज ऐसे हैं जिसमें कि अदालत में चीजों को साबित करने से मुतालिक आपसे जरूर पूछा जा सकता है। और उसको मैंने मिशन आपके सिलेबस के एतबार से, ओवरऑल सिलेबस के एतबार से यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है। देखिए मैंने ये नोट किया है कि बच्चों को कंफ्यूजन दूसरे चीज से मुतालिक होती है कि जी कोई एक ही टर्म दूसरी है दो मुख्तलिफ जनाब टॉपिक्स के अंदर लिखी हुई, और उस टर्म को किसी एक टॉपिक के साथ में बच्चों ने अगर अंडरस्टैंड कर लिया है, उसका हटा लगा लिया है, तो किसी दूसरे टॉपिक में उस टर्म को दोबारा देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या मतलब, यही टर्म तो उधर भी हमने देखी थी और इधर भी यह पड़ी हुई है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। बच्चा दोनों टॉपिक के साथ में उन दोनों टर्म्स को अलग अलग से याद रखता है, और अगर आपने अलग अलग से अपने दिमाग में चीजों को याद रखना हो तो बच्चों उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा मेंटल कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, जिससे कि आपका दिमाग इंसान उसका भेजा फ्राई भी हो सकता है, उसके शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं, और कहीं पर आप चकरा कर गिर भी सकते हैं। ओ माय गॉड, हर जगह एक ही टर्म नजर आ रही है, हम क्या करें, किधर जाएं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी वो लिखा हुआ है, वहां पर भी वही लिखा हुआ है। मतलब हो ही जाता है ना, कोई अगर जनाब कोई बंदा तुमसा हो, पहली दफा के घर आया हो, उनकी दो बच्चियां जिनसे जुड़वा हो, तो उनमें जनाब गीता बबीता, कौन सी गीता है कौन सी बबीता है समझने लग रही हो, तो बंदा कंफ्यूज तो हो ही जाता ना। तो यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसी ही बात है कि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए आपको इंसान ऐसे कॉमन आपके फैक्टर्स होते हैं आपके सिलेबस के अंदर हाईलाइट करना चाहता हूँ, ताकि आप जब पढ़ रहे हो यहाँ से आगे जाकर आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस को पढ़ते हुए कंफ्यूजन ना हो, कि आपके जहन में कॉमन फैक्टर पहले से मौजूद है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उनसा है मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ, और वो है बर्डन ऑफ प्रूफ इन केसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज ऑन डोमिनेंट पार्टी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जनाब बर्डन ऑफ प्रूफ फिर अदालत में कोई चीजों को साबित करने से मुतालिक जो बात आपके सिलेबस में लिखी हुई है उसका जिक्र करने जा रहा हूँ, और उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का टॉपिक है बच्चों, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी दो पार्टी जिनके दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें से एक पार्टी ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करते दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो हमेशा अदालत में जिस पार्टी की पोजीशन डोमिनेंट थी उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा नहीं उठाया। पीर साहब ने अपनी जनाब मुरीद को, या पीरनी ने मुरीद को, या जो भी, अगर पीर साहब ने किस तरह से जनाब अपने मुरीद, आपको जिन समय साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का फायदा नहीं उठाया है, ये जनाब इन्होंने खुद से अपनी मर्जी से जिन समय ये काम किया है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर हो उसमें एक डोमिनेंट पार्टी हो और दूसरी पार्टी जिनसे जिसके ऊपर डोमिनेंट एक पार्टी ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है, अदालत में जब मुकदमा जाएगा इनसे मुतालिक और कहा यह जाएगा कि ये अंडर इन्फ्लुएंस में सारा काम किया गया है, तो जी जो डोमिनेंट पोजीशन वाला पर्सन होगा उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा नहीं उठाया है। अदालत में चीजें साबित कैसे की जाती हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो एरियाज आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिसमें कि फिर भी इंसान को लेकर आपके सिलेबस में बात की गई। इसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, बेटी ने भी जनाब इससे एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, तो जी हाँ बिल्कुल सही कहा था मेरी बेटी ने कि इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज द सेम एज गिवन फॉर अदर क्राइम्स इन कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। ये बाकायदा से सेंटेंस में निकाल कर मैंने वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक में से आपके लिए यहाँ पर दूसरा रिप्रोड्यूस किया है। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब यही है कि किसी भी एक जुर्म के लिए जो अदालत में स्टैंडर्ड रखा गया है साबित करने की खातिर,
और वो हमने शुरू में जनाब ये सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ के एतबार से भी देखा था। और वो क्या है, दैट प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इन द कोर्ट that the person against whom a crime is alleged has done the crime and no one else has done that crime। कि जिस शख्स के ऊपर जुर्म कमिट करने का इल्जाम लगाया गया है उसने ही जुर्म कमिट किया है, उसके अलावा किसी और शख्स ने जुर्म कमिट नहीं किया। इस लेवल तक का आपको सबूत अदालत में पेश करने की जरूरत होती है, तभी आप उस पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हो। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बच्चों यही लिखा गया है कि जी वो स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत है। सर क्या हमेशा ऐसे नहीं होता जी? एक्चुअली क्या है कि कई कवानीन में जनाब, ये पहले नैब के कानून में बच्चों ये पहले मौजूद था कि जी जिस बंदे को पकड़ लिया जाता और उसे कहा जाता कि भाई आपके जिनसे असासे जिनसे हैं, असासाजात जिनसे हैं आपकी आमदन से ज्यादा हैं, तो आप प्लीज इसकी जनाब एक्सप्लेनेशन दें कि आपके हिसाब से ज्यादा कहाँ से आया आपको। और अगर वो कोई भी एक्सप्लेनेशन दे देता है और आप उसको बजाम लगा दें नहीं आप हमें मुतमईन नहीं कर पाए लिहाजा आप करप्ट हैं और आपने जिनसे ये पैसा जिनसा है गलत तरीकों से बनाया है, इसलिए हम आपको जिनसे जुर्म के लिए जनाब सजा देंगे। तो जी एक्चुअली जिसने इल्जाम लगाया है कि ये करप्शन की है तो करप्शन का सबूत पेश करें ना। सिर्फ ये कि असासे ज्यादा हैं उनको लेकर के आप जिनसे उनके ऊपर जिनसे कोई जुर्म जिनसे नहीं बना सकते हो कि जी ये इन्होंने करप्शन से पैसा इकट्ठा किया है। अगर पैसे ज्यादा थे उनके पास उसके लिए कोई उनकी टैक्स की लायबिलिटी या ज्यादा जिनसे पैसे हैं उसको आप जब्त कर सकते हैं, लेकिन उनको जिनसे ना कोई एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जिनसे ना वो मुजरिम नहीं करा दे सकते हैं, जो करप्शन या कोई और भी इस तरह का हो सकता है। मैं आपके लिए आर्गूमेंट ये बिल्ड कर रहा हूँ कि जी यहाँ पर ये अदालत में चीजें साबित कैसे की जाती हैं, इनसे मुतलिक आपके सिलेबस में 3-4 पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं, जो कि जनाब अगर शुरू में जैसे बात की जाती है कि अदालत में चीजों को साबित करने से मुतलिक आपके सिलेबस में इसका तस्करा नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसका तस्करा मौजूद है। इसी तरह के और कॉमन एस्पेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में जिनको लेकर के अक्सर बच्चों को सिलेबस को पढ़ते हुए कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपके लिए उनसे समराइज करके लेकर आया हूँ। एक खास पॉइंट और है जिसका कि मैं आगे आपके साथ जिक्र जो करने जा रहा हूँ वो है साइलेंस के, खामोशी के मीनिंग। खामोशी को आपके सिलेबस में कई जगह पर डिस्कस किया गया है। कहीं पर साइलेंस जिनसी होती है फ्रॉड बन जाती है, कहीं साइलेंस सुनती है वो रिप्रेजेंटेशन सुनती है वो होती है, और कहीं पर साइलेंस सुनती होती है उसके कोई मीनिंग नहीं होती। तो ये जो एक साइलेंस को लेकर मुख्तलिफ